बहुत बहुत स्वागत है जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों ही डन हो गया। मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और नाविक जीडी। जब डीबी की बात आती है तो सेक्शन 1 की बात आती है, बट जैसे ही जीडी की बात आती है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों मैंडेटरी हो जाते हैं। बिल्कुल 60 क्वेश्चन पे जबरदस्त आपने किया 45 मिनट्स में। और पहले जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट जबरदस्त किया जितने भी मेरे जीडी के बच्चे थे। ये स्कोर आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम का सच है आपका। ये स्कोर आपको बताएगा आप रियली कहां स्टैंड करते हैं। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ये वीडियो बिल्कुल पूरा का पूरा आपको देखना है। एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके सामने होंगे जो 24 अप्रैल को आपने एग्जाम दिया, और मुझे आशा है कि आप सबने बेहतर किया है और वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से खुद को और बेहतर बना पाएंगे और देश के ज्यादा बच्चे इससे जुड़ पाएंगे। लगातार हर महीने मॉक टेस्ट के अलग अलग डेट लग रही हैं, जहां एनडीए का मॉक टेस्ट अलग, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग और इंडियन कोस्ट गार्ड के सेक्शन 1 सेक्शन 2 दैट मीन डीबी और जीडी का मॉक टेस्ट अलग। ये पूरा देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट की। आप सब भी बढ़ के अप्लाई करिए इसमें, आइए, क्योंकि ये आपको सच से वाकिफ कराएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं बच्चा और आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। और बिल्कुल एग्जाम रियल पैटर्न से गुजरने का मौका मिलेगा, जहां प्रॉपर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जहां पे आप प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन टेस्ट का हिस्सा बनेंगे और रियल प्रैक्टिसेस से गुजर के खुद के आत्मविश्वास को बेहतर कर पाएंगे। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं बच्चा, फटाफट इन मॉक टेस्ट का हिस्सा बनिए और खुद को बेहतर बनाइए। और साथ ही साथ फेज 2 जो कि 1 मई को होने वाला है, उसमें पूरे देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 1.6 किलोमीटर की रेस, पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स, सारी चीजों को करने का आपको मौका मिलने जा रहा है। मिस मत करिएगा, ये बेहतर मौका है जितने भी नॉन कमीशन कैटेगरी के बच्चे हैं, एयरफोर्स ने भी, आईसीजी और आर्मी के। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं फेज 2 में हम एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएसटी का भी टेस्ट ला रहे हैं, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि कमीशन कैटेगरी के बच्चों के लिए है। पूरा स्क्रीनिंग ग्राउंड रहेगा जिसमें आपका ओआईआर टेस्ट भी होगा और पूरा आपका पीपीडीटी भी होगा। इसका हिस्सा बनिए और वाकई में अपनी काबिलियत को आंकिए कि आखिर फेज 2 में आपका लेवल क्या है। हर महीने मेडिकल सी क्लासेस आपको फेज 1 का मॉक टेस्ट दे रहा है जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन है, और फेज 2 प्रॉपर मेडिकल सी क्लासेस के ग्राउंड पे आपको जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है, जिससे आप अपनी वाकई में तैयारी को समझ पाएं कि आखिर आप कितना मेंटली और फिजिकली फिट हैं। और दोनों ही फिट हैं तो बस एक मौका आपने अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर लेनी है। तो स्वागत है आप सबका। बिल्कुल 1 मई वाले जो हमारा फेज 2 सेशन हो रहा है, आप सब बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करिए। और मई में आने वाले जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट शेड्यूल हैं, प्लीज उनको फटाफट जाकर के आप सबमिट करें। एक संडे आपका एनडीए होगा, तो सेकंड आपका एयरफोर्स होगा, थर्ड आपका नेवी होगा, फोर्थ आईसीजी होगा। बस आपको मिस नहीं करना है, जम के इसमें आना है और बेहतर करके दिखाना है। बाकी पूरे वीडियो सोल्यूशन को शिद्दत से देखिए, अपने आत्मविश्वास को बेहतर करिए और अगले एग्जाम में बिल्कुल फोड़ दीजिए। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजिकल सी क्लासेस। दिस इज अजय शुक्ला, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज के इस मॉडल पेपर पे हम इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी के उन सभी बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में यानी आपके मॉडल पेपर में या मॉक टेस्ट में दिए गए थे। तो आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेटेड है। पैसेज को जैसा कि हम जानते हैं 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका होता है कि हम पैसेज को पढ़ लें और पैसेज को पढ़ने के बाद दिए गए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं। दूसरा जो मेथड होता है कि पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस की जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन को हम दिमाग में अपने रिटेन रखें, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ते जाएं, ताकि ये ईजी होता है हमें सॉल्व करना। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाटर इन एन एक्वेरियम नीड्स टू बी चेंज्ड इफ, मतलब जो मछली घर होता है, एक्वेरियम होता है, उसमें जो पानी होता है उसको चेंज करने की जरूरत होती है यदि। अगले की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अगले की बात करते हैं। तो अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सप्लाई गोल्ड फिश विद ऑक्सीजन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा है जो गोल्ड फिश को ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, मदद करता है। अगला कह रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन फीडिंग गोल्ड फिश, मतलब क्या है कि जो याद करते हैं या याद रखें जब गोल्ड फिश को खिलाया जाए, मतलब उनको जब फीड किया जाए तो उस समय क्या चीज़ है जो ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए एक एक को पढ़ते हैं। पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जवाब देते हैं। पैसेज को अगर देखेंगे, कह रहा है कि बिकॉज गोल्ड फिश कैन बी केप्ट इजिली इन स्मॉल पॉन्ड्स, क्योंकि जो गोल्ड फिश होती हैं उनको छोटे से तालाब में रखा जा सकता है, एंड एक्वेरियम्स में और मछली घर में। दे मेक गुड पेट्स, तो ये कह रहा है कि वो अच्छी पेट्स बनाती हैं। दे मस्ट हैव प्रॉपर केयर,
उनकी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, एंड द राइट काइंड ऑफ प्लेस टू लिव, और एक अच्छा स्थान होना चाहिए जहाँ पे उनको रखा जा सके। अ 2 इंच फिश रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 2 गैलन्स ऑफ वाटर, मतलब एक 2 इंच की फिश को कम से कम 2 गैलन्स ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, कंटेनिंग सफिशियंट ऑक्सीजन टू सपोर्ट लाइफ, मतलब जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। सम ऑक्सीजन विल मेक इट्स वे, कुछ ऑक्सीजन अपना रास्ता बनाएगा, इनटू वाटर ऑफ एन एक्वेरियम, मतलब जो एक्वेरियम का पानी है उसमें, फ्रॉम द एयर, एयर से, दैट टचेस द सरफेस, और जो उसकी सतह को टच कर लेगा। प्लांट्स इन एक्वेरियम ऑल्सो हेल्प टू फर्निश ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक जवाब मिल रहा होगा, कह रहे कि प्लांट्स इन एन एक्वेरियम, मतलब एक एक्वेरियम में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को बनाए रखने में मदद करते हैं। स्नेल्स हेल्प टू कीप एन एक्वेरियम क्लीन, तो कह रहा है कि जो स्नेल्स होते हैं वो एक्वेरियम को साफ रखने में मदद करते हैं। दस इस प्रकार विद प्लेंटी ऑफ प्लांट्स, पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे, एंड स्नेल्स और स्नेल, द वाटर इन एन एक्वेरियम डज नॉट हैव टू बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, मतलब पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे यानी प्लांट्स और साथ ही साथ स्नेल की वजह से जो पानी है एक्वेरियम में उसको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अ लार्ज लेक में प्रूव टू बी अ क्वाइट अनसुइटेबल, मतलब एक बड़ी से जो झील है वो हो सकता है कि पूर्ण रूप से अनसुइटेबल सूट करे। अबॉर्ड फॉर गोल्ड फिश, मतलब कि एक बड़ी सी झील हो सकता है कि वो पूर्ण रूप से सुइटेबल ना हो किनके रहने के लिए, गोल्ड फिश के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट गोल्ड फिश शुड नॉट बी ओवरफेड, ये बहुत ज़रूरी होता है कि गोल्ड फिश को ज़्यादा नहीं खिलाया जाना चाहिए। दे कैन बी फेड सच थिंग्स एज ड्राइड इंसेक्ट्स, उनको इस प्रकार की चीज़ें खिलाना चाहिए जैसे कि सूखे कीड़े मकोड़े। इन एडिशन टू कमर्शली प्रिपेयर्ड गोल्ड फिश, उसके बावजूद कमर्शली प्रिपेयर्ड गोल्ड फिश फूड खिलाना चाहिए। बट दे शुड नेवर बी फेड मोर देन वंस अ डे, ये कह रहा है कि कभी भी उनको दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बट दे शुड नेवर बी फेड मोर देन वंस अ डे। इवन देन, इसके बावजूद, दे शुड नॉट बी गिवन मोर फूड, इसके बावजूद उनको अतिरिक्त या ज़्यादा फूड नहीं देना चाहिए। देन कैन बी कंज्यूम्ड इन अबाउट 5 मिनट्स, मतलब कि अगर 5 मिनट से ज़्यादा लगते हैं तो इसका मतलब सही नहीं है, तो इसका मतलब उनको इतना भोजन देना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर कंज्यूम कर लें। ये ध्यान में रखना है ये लाइन को। दे शुड नॉट बी गिवन मोर फूड देन, ओके, देन कैन बी कंज्यूम्ड इन अबाउट 5 मिनट्स। तो दिस इंश्योर्स प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, ये कह रहा है कि ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो लंबी अवधि तक जी सकती हैं। गोल्डफिश के बारे में कहा गया है, तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गोल्ड फिश शुड बी गिवन फूड ओनली वंस अ डे, या स्नेल्स ईट अप द गोल्ड फिश इन एन एक्वेरियम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू द स्नेल, ये भी नहीं होगा। गोल्ड फिश कंज्यूम्स अबव द सर्फेस ऑफ वाटर टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, अगर आप देखोगे तो यही कहा गया है कि यहाँ पे दे शुड नेवर बी फिड मोर देन वंस अ डे, मतलब एक दिन में एक ही बार भोजन उनको खिलाना चाहिए। तो इसीलिए आप बोलोगे गोल्ड फिश शुड बी गिवन फूड ओनली वंस अ डे, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वाटर इन एन एक्वेरियम नीड्स टू बी चेंज इफ। अब कह रहा है कि अगर पानी जो है एक्वेरियम में उसे चेंज करने की आवश्यकता होती है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ स्नेल्स एंड प्लांट इन इट, देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन इन इट, या इट इज़ वेरी क्लीन एंड कंटेन्स सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ये तो हट जाएगा। इट डज नॉट कंटेन गोल्ड फिश फूड एंड ड्राइड इंसेक्ट्स, तो ये बिल्कुल बात नहीं कही गई है कि अगर इसमें कंटेन नहीं होता गोल्ड फिश फूड या ड्राइड इंसेक्ट्स तो इसमें पानी को बदलने की बात नहीं की गई है। तो कह रहा है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ स्नेल एंड प्लांट इन इट, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप देखेंगे पानी को चेंज करने की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन इन इट, यही वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू नहीं है। पहला कह रहा है स्नेल्स मेक द एक्वेरियम क्लीन बाय ईटिंग अप गोल्ड फिश, या 2 गैलन्स ऑफ वाटर विद सफिशिएंट ऑक्सीजन इज इनफ फॉर 2 इंच फिश, या गोल्ड फिश कैन बी मेड गुड पेट्स, एंड देन
प्लांट्स इन एक्वेरियम प्रोवाइड ऑक्सीजन टू गोल्ड फिश। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं की गई है कि स्नेल्स जो है एक्वेरियम को क्लीन कर देते हैं गोल्ड फिश को खा करके, तो यही कहीं ना कहीं देखोगे तो सत्य नहीं है, तो ए वाला हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प सप्लाई गोल्ड फिश विद ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल आसान है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो स्नेल ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम नहीं करता है। ड्राइड इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो खाने पीने की बात हो रही थी। एक्वेरियम ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्लांट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं फर्निश करने का काम करते हैं ऑक्सीजन को, तो यही इसका ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं और 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दे शुड बी फीड मोर देन वंस अ डे, या व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन फीडिंग अ गोल्ड फिश। ये क्वेश्चन है कि मतलब जब उनको खिलाया जाए तो क्या चीज़ है दिमाग में रखने की ज़रूरत है। तो दे शुड बी फीड मोर देन वंस अ डे, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि उनको दिन में एक ही बार खिलाना है, तो दे शुड नेवर बी फीड मोर देन वंस अ डे, तो ये गलत हो जाएगा। दे शुड बी फीड एट 5 टाइम्स, ओके 5 मिनट इंटरवल्स, ये भी गलत है। दे शुड बी फीड विद प्लांट्स एंड स्नेल्स, उन्हें प्लांट्स और स्नेल्स खिलाना चाहिए, बल्कि अगर आप देखोगे तो दे शुड बी फीड ओनली वंस अ डे, यही ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नियरेस्ट, तो इसका मतलब सिनोनिम की बात कर रहा है। तो वर्ड अपने पास है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक सी बात है मुसीबत या परेशानी की बात हो रही है। तो चांस का मतलब होता है अवसर, जैसे आप किसी को अवसर प्रदान करते हो तो चांस कहलाएगा। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी कहलाती है। जॉय खुशी या आनंद होता है, और मिस फॉर्चून की बात करते हैं तो दुर्भाग्य कहलाता है। तो एडवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो नियरेस्ट मीनिंग शो करेगा वो मिस फॉर्चून है, तो 6 का डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। अगले की अगर हम बात करते हैं तो बैरन होता है, तो बैरन का यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है, क्योंकि अपोजिट इन मीनिंग है तो इसका मतलब हमें विलोम की बात हो रही है। अब बैरन का मतलब होता है जो फर्टाइल लैंड नहीं होती है तो उसको उपजाऊ ना हो, तो बैरन को उल्टा यानी बंजर होता है तो बंजर को उपजाऊ हो जाएगा, तो ए वाला ही ऑप्शन होगा फर्टाइल। जो पैदावार जिस चीज़ की ज़्यादा होती है, अब अगर पैदावार अच्छी होती है तो फर्टाइल कहलाएगा। एबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल के सेंस में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हार्श की बात करते हैं तो सीवियर के अर्थ में यूज़ करोगे, और फैलो की बात करते हो तो परती जो ज़मीन छोड़ दी जाती है, एक प्रकार से आप कह सकते हो ऐसी ज़मीन जिसमें किसी भी प्रकार की फसल ना उगाया जाए उसी को फैलो बोला जाता है। तो एक प्रकार से हम यहाँ पे बैरन के अपोजिट की बात करोगे तो फर्टाइल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात हो रही है। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ यहाँ पे डेविल है और एक तरफ जो है गहरा समुद्र है, तो इसका मतलब ये आपके लिए दोनों क्या हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबत हैं। तो इसका मतलब दो परेशानियों के बीच या दो दुविधाओं के बीच या दो चीज़ ऐसी हों जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हों, तो दो मुसीबत हो उनके बीच की अगर जो स्थिति होती है उसी को बोला जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो यहाँ पे अ डीप सी डाइवर, तो यहाँ तो होगा नहीं। बी ओके टू बी इविल टेम्पर्ड या इन अ डिलेमा, तो यहाँ पे देखोगे डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन या दुविधा के अर्थ में यूज करते हैं। तो इसलिए बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का जो सबसे परफेक्ट और नियरेस्ट मीनिंग होगा इन अ डिलेमा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कह रहा है कि अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं। तो बैंक में तो सिक्के बनाए नहीं जाएंगे, यस। फर्म जो होता है, फर्म किसी चीज़ का भी फर्म हो सकता है, फैक्ट्री के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी सिक्के नहीं बनते हैं, और पार्लियामेंट में भी नहीं बनेंगे। अच्छा, मिंट की बात करते हैं तो यहाँ दो अर्थ होता है, एक तो पुदीना होता है और एक जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उसको भी मिंट बोला जाता है। तो 9 का ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, मिंट। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है।
बट नाउ डेज, लेकिन इन दिनों डिसऑनेस्टी हैज बिकम द सोल टारगेट ऑफ द पॉलिटिशियंस। लेकिन जो इन दिनों जो बेईमानी है वो राजनीतिज्ञों की एक लौता लक्ष्य बन चुकी है। अगर आप देखोगे तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में कोई गलती नहीं है। ऑनेस्टी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन जनरल हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे देखो आर्टिकल द लगा दिया गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल द को लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बोलोगे डिसऑनेस्टी हैज बिकम द सोल टारगेट ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पे इन जनरल मटेरियल नाउन हो। अनकाउंटेबल की जब बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल की कंडीशन अप्लाई नहीं की जाती है, तो इसलिए जो भी गलती हो बी वाले में आर्टिकल द की जरूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल नाउन हो या फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, यही अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ हम आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, तो कह रहा है ही इज नॉट डैश फास्ट एज राम, मतलब वो इतना तेज नहीं है जितना राम है। तो अब देखो मोर तो आता है, आपको पता है कि मोर जब भी आएगा तो देन आएगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मोस्ट का तब यूज किया जाता है जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा 2 से अधिक की बात करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब एज असो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एज के साथ हम जब एज का पेयर यूज करते हैं, मतलब जैसे एज है और यहाँ पे एज, तो हालांकि इसके साथ पेयर जो होता है 2 तरीके का हो सकता है। सेंटेंस अफर्मेटिव में भी हो सकता है, अफर्मेटिव में, और सेंटेंस जो होता है वो निगेटिव में भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो अप्लाई कर भी सकते हो, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों है। बट पॉइंट ये है कि अगर मान लो ऑप्शंस में सो के साथ एज अवेलेबल हो, मतलब दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में सो के साथ जो एज होता है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है। तो इसलिए अगर प्रेफरेंस देने की बात आ जाए कि हम एज असो में से किसको प्रेफरेंस देंगे, तो इन जनरल अगर आप चाहो तो एज का भी यूज करते हो, बट अगर दोनों ऑप्शंस में आ जाएं तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो आप सो के साथ एज के प्रेफरेंस को दोगे, यानी सो के साथ आप एज का यूज कर दोगे, तो यहां पे हो जाएगा सो। तो हम कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। यहां पे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस दिया है डिड ही एक्सेप्ट, ओके, डिड ही एक्सेप्ट योर प्रपोजल। डिड लिखा है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बस ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, तो हैड तो अपने आप हट जाएगा, कुड तो अपने आप हट जाएगा। अब बात आती है कि कौन सा होना चाहिए, तो समझते हैं। दूसरा कह रहा है कि वॉज योर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय हिम, वॉज योर प्रपोजल नॉट एक्सेप्टेड बाय हिम। क्या सेंटेंस निगेटिव है? डिड ही एक्सेप्ट योर प्रपोजल में क्या ये निगेटिव है? नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है जो बच जाता है, वॉज योर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय हिम, यही ऑप्शन परफेक्ट माना जाएगा। ठीक, अगले की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और 13 जो रिलेटेड है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, उसको भी समझते हैं। आपके एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब सेंटेंस कह रहा है कि रोबिन सेड टू पिग आर यू लिसनिंग डोंट बी, यस आर यू लिसनिंग डोंट बी थिक, ठीक है, ये समझते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये सेंटेंस हुआ है इंटेरोगेटिव से रिलेटेड है, और जब भी इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो अगर सेड टू आता है तो हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड इंक्वायर्ड, ठीक है, या फिर डिमांडेड में इंक्वायर्ड के साथ ऑफ का भी यूज किया जाता है, तो हम इस ऑप्शन को हटा देंगे। अब पिग वॉज आस्क्ड ये कभी नहीं हो सकता है, और इनवाइट की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर यस या नो से संबंधित इंटेरोगेटिव होता है तो एज ए कनेक्टिव हम या तो इफ की बात करते हैं या तो हम वेदर की बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें और भी हमें दिमाग पे रखने की ज़रूरत है। क्या इफ या वेदर आया है? हाँ आया है, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखोगे वॉज लिसनिंग है, यहाँ पे क्या है आर यू लिसनिंग, मतलब इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इफ या वेदर कनेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि इफ आया है।
आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं और ये मिस स्पेल्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक, अब कौन सा वर्ड है जो हम देखेंगे कि परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैंपेन है, CAMPAIGN, कैंपेन अगर देखोगे तो ये करेक्ट है। और इसी तरीके से कंट्रोवर्सी है, ये भी इसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं है, इसका कैंपेन है। और कंट्रोवर्सी विवाद है। सेक्रेटरी की भी सही स्पेलिंग है, जो भी गलती है ये है। यहाँ पे M लिखा है, इनंसिएट होता है, तो यहाँ पे N होना चाहिए, और जिसका मतलब होता है प्रतिज्ञा या फिर उच्चारण करने के अर्थ में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड में डी वाले ऑप्शन को आप चूज़ कर लोगे। ये प्रैक्टिस से आता है, कुछ रूल्स भी होते हैं, सामान्य बेसिक कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स के अलावा भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर राइटिंग स्किल अच्छी है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक उसी तरीके से वैक्यूम की बात करते हैं, तो कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे 3 गड़बड़ है, 1 सही है। ठीक, तो यहाँ पे 1 सही कौन सा है, और इसमें ऐसा था कि इसमें चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब 3 सही थे, यहाँ पे 3 सही है, 1 गलत है। और इसमें आपको चूज करना है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 3 गलत है, 1 सही है, तो इसमें वैक्यूम ही होगा ए वाला। तो VACWM इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ इन 15 क्वेश्चन से डेफिनेटली आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। तो ये 15 क्वेश्चंस का बेहतर सोल्यूशन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां NDA, सीडीएस, CAPF, AFCAT, MNS, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। ओके, जय हिंद बच्चों। आपका ICG का मॉक टेस्ट हुआ है, उसमें मैथ्स के जो सेक्शन हैं उसको हम लोग देखते हैं, और आप फटाफट से मैच करा लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है, इफ़ यू, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इज ए यूनिवर्सल सेट वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जहां n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यदि a b, तो a माइनस बी हम लोग बच्चों निकाल लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a माइनस बी, आपको पता है a के वे सभी एलिमेंट जो b में ना हो। तो a के कौन कौन से एलिमेंट b में नहीं है, 1 नहीं है और 4 नहीं है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 4। हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ बच्चों u माइनस ए बी। तो u में से ए बी को माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। u में 1 से 10 तक के एलिमेंट हैं, यानी 1, 4 निकाल दीजिएगा तो आपको मिलेगा 2, 3, 5, 4, तो हटा देंगे 6, 7, 8, 9 और फिर 10। ओके, तो यहाँ से देखिएगा आपको मिल जाएगा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको पता है 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो बीच वाले का 2 गुना अगल बगल के गुणनफल के बराबर होता है।
स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, बीच वाले का वर्ग, ठीक है, दोगुना नहीं, बीच वाले का वर्ग अगल बगल के गुणनफल के बराबर होता है। तो इफ फैक्टोरियल n 3 इंटू फैक्टोरियल n एंड n+1 आर इन GP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आप बोलोगे सर बीच वाले का वर्ग, बीच में क्या है 3 इंटू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा n फैक्टोरियल इंटू n+1 का फैक्टोरियल, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू n फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं होल स्क्वायर की वजह से। ये देखिएगा n फैक्टोरियल, इसको कम करिएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 9 = n+1, तो n = 9 - 1 8। 8 बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं बच्चों 3। 1 2 3 4 5 6 से बनने वाली संख्या के इकाई के अंकों का योग क्या होगा जिसमें सभी को एक बार लेते हुए पुनरावृत्ति के बिना बनाई जाती है। यानी आपसे बोला गया है सम ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर that can be formed by the digit 1 2 3 4 5 6 without using repetition। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसा काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिन डिजिट से नंबर बनता है उन डिजिट का सम करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कितना 6, ओके। और इनका क्या करते हैं, एकम के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 - 1 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है बच्चों। इनको सम करोगे तो n+1/2, 2 3 6 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, तो 21 × 120 हो जाएगा। तो ये देखिएगा मिल जाएगा 0, 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 का 21 4 25 हो जाएगा। तो देखिएगा 25 20, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। राइट डाउन कर लीजिएगा। x के पावर 17 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसका एक्सपेंशन करिएगा NCR 9CR, x के पावर n - r 9 - r, y के पावर r, तो -x³/6 के पावर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, 9CR 3 के पावर 9 - r, इसको अलग कर लीजिएगा, x के पावर 9 - r -1 के पावर r, x के पावर 3r अपान 6 के पावर r। तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, x का पावर सम कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा x के पावर 9 - r प्लस का 3r, तो आपको मिल जाएगा प्लस का 2r, राइट है। तो यहाँ देखिएगा 9 + 2r = 17 कर देते हैं। तो यहाँ देखो 2r = 17 - 9, 2r = 8 हो जाएगा, राइट है। तो r = कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ से r के प्लेस पे 4 रख दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 9C4 3 के पावर 9 - 4 दैट इज़ 5, -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो 1/6 के पावर 4, राइट है। फटाफट से इन्हें सॉल्व करें और बताएं क्या आएगा बच्चों। ओके, जब आप इन सबको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। इस बात की क्या प्रायिकता है कि तीनों व्यक्ति जो चुने गए हैं भिन्न भिन्न दिवस पे पैदा हों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पर्सन बॉर्न ऑन 3 डिफरेंट डेज या डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी के लिए NS, पहले के लिए 7, दूसरे के लिए 7 डेज, तीसरे के लिए 7 डेज। फर्स्ट डे यानी फर्स्ट पर्सन बॉर्न होगा सप्ताह के किसी भी 7 दिनों में से एक दिन। दूसरा पैदा होगा जिस दिन पहला पैदा हुआ है उसको छोड़ करके
जस्ट सेम काम तीसरे के लिए होगा। 6 पंजे 30/7 सत्ते 49। ये देखिएगा 30/49, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा साइन x प्लस कॉसिक x इक्वल्स टू 2 है, तो साइन के पावर 4x कॉसिक पावर 4x ए। यहाँ से देखिएगा आपको पता है AP यानी AM इज़ ग्रेटर दैन GM, यूज कर लीजिएगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू GM, तो आपको मिल जाएगा A मीन साइन के पावर 4x प्लस कॉसेक के पावर 4x/2। ध्यान दीजिएगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रूट ऑफ यहाँ से साइन के पावर 4x इंटू कॉसेक के पावर 4x। ये दोनों आपको पता है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसकी बच्चों आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, राइट डाउन कर लीजिएगा। 67 पाई, हाँ दिखेगा आपको दे रखा है इफ़ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई देन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2, तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ दिखेगा प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू कितना? पाई। इसको इधर ले पाई/2, यहाँ पे पाई/2 होगा, तो पाई/2 पाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। राइट साइड लेके चले गए, ये हो जाएगा 0 मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। इसका मॉडुलस निकालना है, तो यहाँ देखो इसका एलसीएम ले लो सीधे 1 माइनस 3i माइनस 1 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा आपको पता है? 6i/9 प्लस 1 हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आपको क्या करना है? इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस हो जाएगा बच्चों मापांक 3/5। ओके, हलों की संख्या, तो इसका फैक्टर कर देते हैं बच्चों। मॉड ऑफ x माइनस 2, अगला हो जाएगा सीधे मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये देखिएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 0, मॉड ऑफ x बराबर 2, x बराबर प्लस माइनस 2। यहाँ आप देखिएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर 0, मॉड ऑफ x बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1। तो आपको पता है हलों की संख्या कितने हल आएंगे? 4 हल आएंगे, यानी सी ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आव्यूह ए में x पंक्तियाँ इन मैट्रिक्स A रो इज x column is x plus 5 another matrix B which have y row and 11 minus y columns A B B A दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा A और B। इधर बात कर लेते हैं रो की, इधर बात कर लेते हैं कॉलम। रो कितने हैं? x हैं, यहाँ पे कितना है? y है। इधर देखिएगा x प्लस 5 है और 11 माइनस y है। तो यहाँ देखिएगा ए भी हमारा कब डिफाइंड हो जाएगा? जब A में नंबर ऑफ कॉलम B में नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, यानी y बराबर x प्लस 5, ये इसके बराबर हो जाएगा। B A कब डिफाइंड होगा? जब B में कॉलम तो x बराबर 11 माइनस y। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू यहाँ रखिएगा, तो y बराबर x के स्थान पे रखेंगे 11 माइनस वाई प्लस 5y को इधर बुला लीजिएगा। 2y 11 5 कितना हो जाएगा? 16, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब देखिएगा y का मान 8 रखोगे तो x का मान 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिएगा 3 का मान 8, तो x का मान 3, y का मान 8, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों अपन। PQRS, ठीक है, आर 5 नंबर सच दैट एवरेज ऑफ PQR इज 5 एंड एवरेज ऑफ ST इज 10।
Then find the average of all the 5 numbers. First of all, average of P plus Q plus R is 5, तो 5 3s are 15. Average of S plus T by 2 equals to 10 into 2 20. इन सब का सम कर देंगे. P plus Q plus R plus S plus T is 15, 15 plus 20, that is 35. अब आपको पता है ये कितनी संख्याएं हैं, 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 7. ओके, तो आंसर इज 7, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. ये देखिएगा आपका लाइन है और ये दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं. अच्छा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है बच्चों, माइनस लगाइएगा, पहले पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो 2 2 4 हो जाएगा, -4 -6 डिवाइडेड बाई सेकेंड पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई कराओ, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा. राइट है, तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस का 6 अपान 6 4 10 2 हो जाएगा, 2 3 6, 3:1. तो यहाँ आप देखिए 3:1 पॉजिटिव आ रहा है, तो इंटरनली डिवाइड करेगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, अब ये दो लाइंस कैसी हैं ये देखना है, तो चेक कर लीजिएगा. a1/a2 कितना होगा, x के कोफिशिएंट का रेशियो 2/6 यानी 1/3. b1/b2 चेक कर लीजिएगा, -3/-9 हो जाएगा, 3 3 9, 1/3 हो जाएगा. c1/c2 इज इक्वल्स टू -5/-7, दैट इज 5/7. आप बोलोगे सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो देखिएगा आपका हो जाएगा पैरेलल, यानी समांतर हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. ओके, राइट डाउन कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बच्चों. देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लें. दीर्घवृत्त आपको दीर्घवृत्त की नाभियों की लंबाई दीर्घ अक्ष की 1/3 है, तो इसकी उत्केंद्रता क्या होगी. ठीक है, इफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज 1/3. ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा एक दीर्घवृत्त की नाभि लंब की लंबाई, आपको पता है नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b²/a. दीर्घ अक्ष की 1/3 है, आपको पता है मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो दीर्घ अक्ष की 1/3 है यानी 1/3. तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, 2b²/a, नॉट a² होता है बच्चों. ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3b² बराबर कितना हो जाएगा a². तो यहाँ देखिएगा b²/a² इज इक्वल्स टू 1/3. तो e इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस b²/a². तो e इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3. तो e इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों √2/3. तो √2/3 बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, देखिएगा a माइनस बी गिवन है, a प्लस बी निकालना है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा a² + b² माइनस 2. a डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 25. a का मतलब हो जाएगा बच्चों 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 हो जाएगा. सही है, माइनस कितना हो जाएगा, 2a डॉट बी हो जाएगा बराबर 25. 25 से 25 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2a डॉट बी बराबर क्या, 0. तो इसका निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो a² + b² प्लस 2a डॉट बी. a डॉट बी कैसा है, 0 है, तो a² + b² के बराबर हो जाएगा. 3 3 9, 4 4 16, 25. इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 5. 5 आ जाने का मतलब कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट.
ओके। हाँ, ये तो आपको याद होना चाहिए बच्चों। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन विच इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, ठीक है। तो उस रेखा की दिक्कज्याय क्या होगी? जो अक्षों की धनात्मक समान रूप से झुकी हुई हों। जो समान रूप से झुकी हुई होती है बच्चों, उसका जो आपका होता है डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये आप याद रखिएगा। इसका रेंज पूछा गया, आपको पता है मैंने आपको बताया था रेंज ऑफ दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इधर लेकर के आ जाइएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस का x होता है, एक मिनट, ये देखिएगा प्लस का x होता है, तो आपको पता है ये इधर आएगा तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, ये देखिएगा माइनस। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट आया, माइनस हो जाएगा। आपको पता है ये जो इसकी वैल्यू होती है लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इधर लेस देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो -1, अच्छा ग्रेटर देन -1 से 0 की बात है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा बच्चों मॉडल फार्मूला यूज़ कर दीजिएगा। लिमिट आपको फाइंड आउट करना है, x विल टेंड्स टू 0, आपको पता है 1/2, इसको सॉल्व करोगे 2 cos स्क्वायर, अच्छा 2 sin स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइडेड बाई x। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। लिमिट x विल टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन x/x। एक बार +1 आएगा बच्चों, एक बार -1 आएगा, याद रखना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ मॉड हटेगा, माइनस साइन आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे +1 आ जाएगा, दोनों बराबर नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बच्चों फॉर्मूला है, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, 2x² -1, और ये फार्मूला होता है बच्चों 2 cos इनवर्स x का, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2/√1 -x², तो -2/√1 -x² डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है। एक गाड़ी द्वारा समय t में चली गई दूरी s है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल दिस, t इक्वल्स टू t2 एंड 4 में एक्सेलरेशन में डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव करो, तो यहाँ से आप निकालोगे बच्चों ds/dt, तो 3 3 = 9t² प्लस 2 2 = 4t प्लस 1। एक बार और करिएगा, d2s/dt2, 9 दूनी 18t हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया है बच्चों, तो a t = 2 पर, तो t = 2 की बात करें, 18 दूना 36, 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। a t = 4 की बात कर रहे, यहाँ देखिएगा 18 चौक 72, 4 76 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को घटा दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा 40 हो जाएगा, 30 36 हो जाएगा, 36, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। डिफरेंस निकालना था, राइट डाउन करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको मान लेते हैं t, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आपको पता है cosec स्क्वायर t ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan t, तो tan x e⁻x प्लस c, यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? डायरेक्टली आप चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका बच्चों सीधे सीधे लिख लिया करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करिए, आ जाएगा π/4। यहाँ पे बच्चों देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, अवकल समीकरण की घात। तो घात की बात करें बच्चों तो ये देखिएगा सिर्फ न्यूमरेटर वाला ले लिया करिए, तो 4 हो जाएगा। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात, क्योंकि क्यूब करोगे तो यहाँ से हट आएगा, पावर 4 बचेगा।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है बच्चों, तो इसको लिख दो 3 sin स्क्वायर एक्स। ठीक, उससे पहले एक बार और sin स्क्वायर एक्स लिख दो, ये 4 sin स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ देखो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 प्लस sin स्क्वायर एक्स। अधिकतम मान पूछा गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 3 + 1 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा 5 लड़के और 5 लड़कियों को यादृच्छिक रूप से एक पंक्ति में बैठी हैं। लड़कों और लड़कियों को एकांतर क्रम में बैठने के प्रकार क्या होंगे? अब देखिएगा आपको क्या बैठाना है, एकांतर क्रम में बैठाना है। बताइएगा क्या किया जाए। देखिएगा आपको पता है 5 लड़कों को बैठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल, 5 लड़कियों को बैठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अब इन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। फटाफट सॉल्व करें और बताएं क्या आ जाएगा बच्चों। ओके, जब इन सबको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ जो मैथ का सेक्शन था 25 क्वेश्चंस का, आपको पता है कि आपके पास टाइम कम होता है, तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है इजी और मीडियम होता है। एंड आई होप आप सभी बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके, जय हिंद। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, मैं आरपी सर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन मेजर कलसी क्लासेज। बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट संडे को हुए मॉक टेस्ट के फिजिक्स के सेगमेंट का सोल्यूशन। तो आए देखते हैं बच्चों, पहला सवाल दे रखा है फिजिक्स में, अल्फा बराबर बीटा टी प्लस लेमडा में अल्फा तथा लेमडा मीटर में है और टी सेकंड में है, तो बीटा का एसआई मात्रक पूछा है। तो भाई एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है विमाओं की समांगता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और वहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम किसी भौतिक राशि को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनके मात्रक क्या हों, उनके मात्रक और विमाएँ समान हों। तो यहाँ से अगर हम बीटा को निकालना चाहेंगे तो यह आ जाएगा लेमडा अपान में टी, और लेमडा तो कह रहा मीटर में मापा गया है और ये क्या है सेकंड में, तो ये आ जाएगा मीटर और सेकंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला है और ये है, कह रहा कि एक ट्रेन क्या है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही है। हमारी जो ट्रेन भैया ए स्टेशन से जा रही कहाँ पे, बी पे, ए स्टेशन से बी पर जा रही, जाते समय उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और ये क्या हो रहा है तथा 60 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस लौट आती है। आते समय उसका वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो आते समय इसकी वेलोसिटी 60, हमसे पूछ रहा है औसत चाल। तो औसत चाल क्या निकालते हैं हम लोग, जब आधी दूरी, देखो आधी दूरी वाला जितना गया उतना ही आ रहा है, मतलब आधी दूरी उसने v1 से चला, आधी दूरी किससे चला, v2 से चला। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फार्मूला जानते हैं 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2, यहाँ पे रखेंगे 2 × 40 × 60 और अपान में क्या आ जाएगा 40 + 60, तो ये आ जाएगा 4800 ऊपर और नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, हमारा ये क्या आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा औसत चाल आ गया। अच्छा, अगर हम औसत वेग की बात करें बच्चा, तो औसत वेग जो है v एवरेज, और ये क्या आ जाएगा औसत वेग की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम,
तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ से चला था फिर यहीं आ गया, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, तो 0/t दैट इज 0। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया भाई 48 किलोमीटर पर आवर एंड 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। फिर देखते हैं भाई अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दो कण ए तथा बी को समान चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, इनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है। यदि ए की चाल को नियत अन्य राशियां नियत रखते हुए दुगना कर दिया जाए तब ए और बी द्वारा प्राप्त क्षैतिज परासों का अनुपात होगा। तो आए भाई देखते हैं, पहली कंडीशन दे रखा है कि जो H1/H2 दे रखा है, H1/H2 दे रखा है वो 3:1 है। H1 के लिए अगर हम फार्मूला यूज करें तो H1 हमारा आ जाता है u² sin² थीटा अपान में g, u² sin² थीटा अपान में g 2g आता है। और यहाँ पे क्या आएगा u² sin² थीटा 2 अपान में 2g बराबर ये दे रखा है 3:1। 2g से 2g कट जाएगा, u से u कट जाएगा, हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा sin² थीटा अपान में sin² थीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा ये 3:1। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखें sin थीटा 1 अपान में sin थीटा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं √3:1। अगर हम इसको ऐसे लिख दें भाई sin थीटा 1 और sin थीटा 2 इसको ऐसे लिख दें √3/2 और इसको लिख दें 1/2, तो हम यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं sin 60 और अपान में क्या आ जाएगा sin 30। इसका मतलब हमारा थीटा 1 कितना है 60 डिग्री है और थीटा 2 कितना है 30 डिग्री। इस तरीके से हमने थीटा 1 और थीटा 2 पता कर लिया। देख लो अब हमसे कह रहा है कि यदि ए की चाल को अन्य राशियां नियत रखते हुए दुगुना कर दिया जाए तो ए तथा बी द्वारा प्राप्त चाल को दुगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारा ए प्राप्त रेंज निकालना है। तो R1 बराबर क्या है, ए की चाल को 2 गुना किया है तो R1 बराबर हम लिख रहे हैं 2u का होल स्क्वायर और sin 2 थीटा अपान में g, और R2 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे u² और sin 2 थीटा 2 अपान में g, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। तो R1 रेशियो R2 जो आ जाएगा बच्चा ये आ जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा, और थीटा 1 कितना है 60, तो इसका जो मान आएगा sin 120 और इसका मान आ जाएगा √3/2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin थीटा 2, तो ये 60 हो जाएगा √3/2। 30 का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, ये इससे कट जाएगा। R1 रेशियो R2 कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 4:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चा 4:1, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पीछे की ओर हाथ खींचते हुए पकड़ता है जिससे गेंद विरामावस्था में आ सके। तो ऑप्शन ए दे रखा है गेंद त्वरित हो सके, गेंद बड़ा बल पैदा कर सके, गेंद एक न्यूनतम बल। तो बच्चा ऐसे अगर हम हाथ क्रिकेट वाली बॉल को ऐसे पकड़ेंगे तो वो आएगी तुरंत हमारे हाथों में रुक जाएगी, और बल का जो फार्मूला होता है F बराबर होता है ΔP अपान में ΔT। भाई उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन जब तुरंत ऐसे रोक लोगे तो उसमें टाइम लगेगा कम और फोर्स लगेगा ज़्यादा। फिर हमने क्या किया, हमने इसको पकड़ा और ऐसे हाथ को पीछे खींच लिया। जब हाथ को पीछे खींच लेंगे तो टाइम क्या होगा बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या आएगा कम। तो हम लोग इसीलिए पीछे खींचते हैं ताकि हमारे हाथों में चोट क्या लगे कम लगे, मतलब गेंद एक न्यूनतम बल उत्पन्न कर सके। क्लियर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई 5 नंबर, और 5 नंबर में ये कह रहा है कि द्रव्यमानों m तथा 4m के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, उनके संवेगों का अनुपात पूछा है। m1 m2 दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं p² बराबर 2m के होता है, गतिज ऊर्जा समान है, इसका मतलब p1² बराबर क्या लिखेंगे p1² अपान p2² बराबर क्या आ जाएगा कि 2m1 के, और ये क्या आ जाएगा 2m2 के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, ये कट जाएगा। अगर हम क्या पूछें उनके संवेगों का p1 अपान p2 लिखें तो ये आ जाएगा √m1 अपान में m2। पहले का कह रहा है मास m है और दूसरे का क्या है 4m है, तो 4m है
तो ये कट जाएगा m से m, 1/4 बाहर आएगा 1:2। तो हमारा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रबड़ के टायरों व सड़क मार्ग के बीच घर्षण गुणांक म्यू का मान दे रखा है भाई। घर्षण गुणांक का मान 0.25 दे रखा है और उसके बाद 20 मीटर त्रिज्या के वक्र पर आर का मान दे रखा है 20 मीटर और कह रहा है कि कितनी अधिकतम चाल से चल सकता है। सेफ वेलोसिटी पूछा है। तो हम लोग जानते हैं वी मैक्सिमम का फार्मूला होता है √μ/r/g। तो म्यू का मान दे रखा है 0.25, आर का मान 20 है और ये क्या है 9.8 है। ये कितना हो जाएगा भाई 2.5, ये 5 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये 5 हो गया और ये 9.8 आ गया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको √5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 98/10। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 98/2 और ये क्या हम 49 लिख सकते हैं इसको। एक्चुअली 5 में मल्टीप्लाई करोगे 49 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। इसमें मल्टीप्लाई करोगे सीधा 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और ऐसे चेंज करना है तो ऐसे चेंज कर लो। तो क्या आ जाएगा हमारा 7 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और 7 में ये कह रहा है, 7 में कह रहा है कि यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण I है और घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन गतिज ऊर्जा E हो तो इसका कोणीय संवेग होगा। तो भाई हम लोग जानते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12I × ω² और जो इसका कोणीय संवेग J होता है, J को बोलते हैं I × ω। अगर हम यहाँ पे I का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, I × E बराबर ये आ जाएगा 12I² और ω²। अच्छा हम इसको 2 को इधर लिख दिए तो 2EI और यहाँ से I ω का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। I ω को तो हम जानते हैं J का स्क्वायर, J का स्क्वायर बराबर 2EI। तो J बराबर क्या आ जाएगा √2EI। इसका मतलब हमको ये क्या मिल गया, कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल Fg निर्भर नहीं करता है द्रव्यमानों के योग पर। तो द्रव्यमानों के योग पर तो निर्भर नहीं करता है, यही हमारा सही ऑप्शन हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं Fg का जो फार्मूला होता है वो होता है G(m1m2)/r²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ठीक है, द्रव्यमानों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, गुणनफल पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमानों के योग पर नहीं निर्भर करता। मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है उपग्रह में भारहीनता का कारण है। तो उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है बच्चा, जैसे हमको अपना भार महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, क्योंकि हम खड़े हैं। ये सरफेस जो हमारा तल है, तल हमको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जितना हमारा भार है, जैसे ये देखो डायग्राम में देखो कि ये एक पर्सन है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, तो जितना इसका mg है उतना ही ये सरफेस इसको क्या कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए हमको हमारा भार महसूस हो रहा है। अगर कोई सैटेलाइट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जितना g इधर लगता है उतना ही g क्या होता है, अंदर की ओर लगता है। नेट g का मान हो जाता है 0। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन आती है, वस्तु को लगता है कि वो सरफेस से टच में ही नहीं है, और टच में नहीं इसका मतलब नॉर्मल नहीं मिल रहा है, और नॉर्मल नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, उपग्रह पर सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया। मतलब प्रतिक्रिया बल जो हमको मिलता है वो प्रतिक्रिया बल मिलता ही नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है हम हवा में खड़े हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यदि कोई केशिका तो ना होती तो मिट्टी के तेल का लैंप प्रयोग करना असंभव होता। सही बात है, क्योंकि मिट्टी के तेल के लैंप में क्या होता है, एक जो कॉटन होती है, उस कॉटन में कैपिलरी के माध्यम से ही, केशिकाओं के माध्यम से ही तेल ऊपर चढ़ता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए नली का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए नली का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अपना मुंह लगा के वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो ये गलत बात है। सोखता पेपर कार्य नहीं करता। सोखता पेपर, ये बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे क्यों होते हैं, क्योंकि हम उसके जड़ों में पानी डालते हैं, और जड़ों से केशिकाओं के माध्यम से क्या होता है, पूरा पत्तियों तक, टहनियों तक, हर जगह पानी पहुंच जाता है। तो अगर केशिका ना होती, कैपिलरी ना होती, तो फिर क्या होता, पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता और पेड़ क्या होते हैं, सजीव नहीं रहते, मतलब पेड़ पौधे नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा आ गया बेटा, 1, 3 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक ठोस पदार्थ को नियत दर से ऊष्मा दी जाती है। पदार्थ का ताप दी गई ऊष्मा के साथ चित्रानुसार परिवर्तित किया गया। ढाल डी, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालें बच्चा, तो इसका स्लोप अगर ऐसे देखें थीटा, ये थीटा निकालें तो ये आएगा, ऐसे बना लें हम डी को, डी ये है और ये क्या है हमारा इस तरीके से, और ये थीटा है। तो ये हम अगर लिखें तो टेन थीटा मतलब स्लोप होता है, और टेन थीटा बराबर इधर क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना अंतर आया डेल्टा टी, और इधर क्या है कितना हमने हीट दिया है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। अगर हम क्या लिखें Q डेल्टा टी अपान Q लिखें, डेल्टा टी अपान Q का मान निकालें तो डेल्टा टी अपान Q का मान आ जाएगा 1 अपान में ms। ms क्या है, ms तो हीट कैपेसिटी है ना, ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी। तो ये क्या आया है डेल्टा टी अपान Q का जो मान आया है 1 अपान ms के बराबर आया है। इसका मतलब ये क्या है, जो इसका स्लोप है ऊष्मा धारिता के व्युत्क्रम को प्रदर्शित करता है। तो वाष्प की ऊष्मा धारिता का व्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक आदर्श गैस ऊष्मीय इंजन कार्नोट साइकिल के अनुसार 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्य करता है। यह उच्च ताप पर इतने ऊष्मा को अवशोषित करता है, इंजन द्वारा कृत कार्य में परिवर्तित ऊष्मा होगी। तो भाई कार्नोट है, हम कितनी ऊष्मा दे रहे हैं, कितना हमको कार्य प्राप्त होगा, ये किस बात से निर्धारित होगा, ये उसकी दक्षता से, एफिशिएंसी से निर्धारित होगा। इसकी एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपान में T1, ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपान में T1। तो ईटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस T2 कितना है भाई, T2 है हमारा 127। तो 127 में हम लोग क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे, तो 127 प्लस 273, और नीचे क्या है 227 और प्लस क्या है प्लस 273। तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 400 अपान में 500, ये कट गया और यहाँ से आ गया भाई 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/5, मतलब 5 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/5। अब हमको क्या है, जो ईटा होता है एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट मतलब जो हमको W मिल रहा है अपान में जो हमने हीट दिया था। तो यहाँ पे देखें ये 1/5 है, हमको कितना कार्य प्राप्त होगा ये निकालना है, और हीट कितना अवशोषित हो रही है 6 × 10 की घात 4। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, W बराबर लिखेंगे 6 और बटे 5 × 10 की घात 4। तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.2 × 10 इतने कैलोरी की। W बराबर क्या आ जाएगा 1.2 × 10, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भाई पहले हमको इसकी दक्षता निकालना है, और जब दक्षता निकल जाए तो वर्क डन अपान Q वाला फार्मूला लगा देंगे, Q दिया है, दक्षता दिया है, W का मान आ जाएगा। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा किसी सरल लोलक की आवृत्ति एक मानक सरल लोलक की अपेक्षा अधिक है। आवृत्ति क्या है अधिक है, इसकी आवृत्ति को मानक सरल लोलक के बराबर लाने के लिए इसकी लंबाई। तो भाई अगर इसकी आवृत्ति क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड पेंडुलम है और जो हमारा ये वाला पेंडुलम है सरल लोलक, इसकी आवृत्ति क्या है आवृत्ति ज़्यादा है। आवृत्ति ज़्यादा होने का मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो 1 फ्रिक्वेंसी होता है, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है कम है, इसका टाइम पीरियड कम है। और अगर हम इसको मानक पेंडुलम के बराबर ले आना चाहते हैं तो हमको इसका टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसकी आवृत्ति क्या हो जाए घट जाए, और जब ये घटेगी आवृत्ति तभी तो मानक पेंडुलम के बराबर आएगा। तो हम t बराबर जानते हैं 2π √ क्या L अपान में G। अगर हमको t का मान बढ़ाना है, t का मान पहले कम था, हमको उसके बराबर लाना है, तो हम t का मान बढ़ाएंगे, और t का मान बढ़ाने के लिए लंबाई क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। लंबाई बढ़ाओगे तो t का मान क्या होगा बढ़ जाएगा। तो अगर हमको क्या करना है उसकी आवृत्ति को लाना है किसके बराबर मानक पेंडुलम के बराबर, तो हमको उसकी लंबाई क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बिजली के गड़गड़ाहट की आवाज़ बिजली की चमक से 5.5 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां बिजली चमकी थी। तो भाई देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय 5। अब क्या है जो हमको गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी है वो क्या है 5.5 सेकंड,
बात सुनाई पड़ी है। इसका मतलब इसकी चाल है 330 और ये क्या है 5.5। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 1815 मीटर। 1815 मीटर गुणा करके देखो यही आएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 1750 हो जाएगा। फिर क्या होगा 30 का करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1815। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही आंसर है। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में समकोणीय आकृति में प्रदर्शित करते हैं। शीर्षों पर आवेश रखे गए हैं, कौन सी स्थिति में केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो भाई आए हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। देखें अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल चार्ज रखे हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की ओर, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें इसकी वजह से ज़्यादा आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसकी वजह से ज़्यादा आएगा, इसकी वजह से कम आएगा, तो इधर भी एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इसकी वजह से क्या आएगा, कम आएगा, इसकी वजह से ज़्यादा आएगा, तो इधर 3 E1 E2 E3 इस तरीके से आएंगे। और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस दिशा में कहीं आएगा। मतलब इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। अगर हम तीसरे की बात करें बच्चा, तो जितना चार्ज यहाँ पे है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, क्योंकि चार्ज क्या है, समान है। जितना इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से होगा। तो इसके आमने सामने के पेयर क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए इसका नेट क्या आ जाएगा, ई नेट यहाँ पे आएगा हमारे पास 0। तो ये क्या है, देख के समझने वाला सवाल है। ई नेट का मान क्या आ गया, 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तीसरा वाला, दैट इज बी ऑप्शन। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। तो अच्छी स्थिति में देखते हैं बच्चा, ये प्लस क्यों है और ये क्या है, माइनस क्यों है। हमने मान लिया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक P पॉइंट है अच्छी स्थिति में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो प्लस की वजह से E1 इधर आएगा, प्लस की वजह से E1 इधर आएगा, और माइनस की वजह से E2 किधर आएगा, इधर आएगा। माइनस की वजह से E2 किधर आएगा, इधर आएगा। अब एक बात बताएं, E2 ज़्यादा होगा कि E1 ज़्यादा होगा, E2 ज़्यादा होगा कि E1 ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या है, E2 क्या है भाई, ज़्यादा है। क्यों, यहाँ पे दूरी ये वाली लेंगे E2 के लिए, ये दूरी कम है और ये दूरी क्या है, ज़्यादा। और E का मान होता है KQ/R²। अगर R का मान ज़्यादा होगा तो E का मान क्या हो जाएगा, कम। तो E1 कम है, E2 ज़्यादा है। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर आएगा, और जो द्विध्रुव आघूर्ण लिया जाता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लिया जाता है। मतलब P की डायरेक्शन ये है और E की डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाए, 0 डिग्री। फिर अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें कह रहा है कुछ पदार्थ अति निम्न ताप पर अपनी विद्युत प्रतिरोधकता पूर्णतः खो देते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं। तो हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम क्या करें, बहुत कम टेम्परेचर, सुपर कूलिंग कर दें उनकी। सुपर कूलिंग करने का मतलब ये है कि हमारा जो सबसे न्यूनतम तापमान संभव है वो क्या है, नहीं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। अगर हम किसी पदार्थ को क्या करें 3 केल्विन, 4 केल्विन, 5 केल्विन के आसपास तक ठंडा कर दें तो फिर कुछ पदार्थ अपना प्रतिरोध को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और उनकी चालकता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, जैसे कापर वगैरह है, अगर इसको इतनी कूलिंग कर दें तो क्या होगा, इसकी चालकता बहुत बढ़ जाएगी। पर प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं, जिनका ताप बहुत कम करते हैं और उनका क्या होता है, प्रतिरोधकता बिल्कुल घट जाती है, चालकता बहुत बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं अति चालक पदार्थ। एक समान मोटाई वाले प्रतिरोध R तथा L लंबाई के तार को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक की लंबाई L/4 है, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो सवाल ऐसा कुछ कह रहा है भाई, एक वायर है इस तरीके से, इसकी लंबाई L थी, अब इसको 4 बराबर टुकड़े में क्या किया है, बांट दिया है। तो ये L/4 है, ये भी क्या है, L/4 है, और ये भी क्या है, L/4 है, और ये भी क्या है, L/4 है। पहले इसका रेजिस्टेंस R था, तो हम लोग जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ 1/4 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/4, 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 और ये भी क्या हो जाएगा, R/4। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो इनका परिणामी आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरीके से।
अब यहाँ पे r/4 रखोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/r, 4 में r प्लस 4 में r प्लस 4 में r, ये आ जाएगा 16 में r। किसकी वैल्यू 1/r इक्विवेलेंट, तो हमें तो r इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा r/16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से प्रवेश करते हैं, उनमें से कौन से पे अधिक बल लगेगा। तो जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो उस पर बल लगता है QVB। वेलोसिटी दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश भी सेम होता है क्या, तो आवेश भी क्या है, सेम है। बस क्या होगा, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी, बाकी जो उसका परिमाण है वो क्या होगा, समान रहेगा। तो दोनों क्या करेंगे, बराबर बल अनुभव करेंगे। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, और कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नियत रहती है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है बच्चा, उसमें क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति क्या रहती, नियत रहती, क्योंकि वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो आवृत्ति क्या रहती, नियत रहती। विभव और धारा P बराबर VI होता है। पावर को कांस्टेंट रखते हुए विभव को बढ़ा सकते हैं, I को घटा सकते हैं, या विभव को घटा लें, I का मान बढ़ा लें। तो ट्रांसफार्मर का काम ही होता है विभव को घटाना या बढ़ाना। तो धारा और विभव नियत नहीं रहते, क्या नियत रहता है, आवृत्ति नियत रहता है। फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चा। कह रहा प्रत्यावर्ती धारा दूर स्थानों के लिए भेजी जाती है उच्च विभव तथा निम्न धारा पर, उच्च विभव तथा निम्न धारा पर, उच्च विभव तथा उच्च धारा पर, निम्न विभव तथा निम्न धारा पर, निम्न विभव तथा उच्च धारा पर। तो जब बच्चा ये सवाल, जब पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई होती है तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास ट्रांसमिशन वायर लगे होते हैं, और वायर में होता है हीट लॉस, H बराबर I स्क्वायर इंटू R के हिसाब से उसमें ऊष्मा की हानि होती है। तो अगर हमारे पास पावर है, पावर का फार्मूला V इंटू I होता है। अगर हम करंट बहुत ज़्यादा भेजेंगे तो करंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा, और रास्ते में ही आधी से ज़्यादा ऊर्जा क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। पर हम चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा ख़त्म ना हो, तो I का मान हम लोग घटाना चाहते हैं, I का मान घटा देते हैं, I का मान घटा देते हैं तो विभव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, विभव बढ़ जाएगा। और जब I घट जाएगा तो जो हीट लॉस है, हीट लॉस वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हीट लॉस कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, विभव को बहुत बढ़ा देते हैं, धारा को बहुत घटा देते हैं, और ट्रांसमिशन वायर से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आते हैं। फिर जब गांव में उसका उपयोग करना होता है या टाउन में उसका उपयोग करना होता है तो हम लोग दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और उसका काम क्या होता है, वो पोटेंशियल को कम कर देता है, विभव को कम कर देता है, आई को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसी को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो हमें क्या करना है, कह रहा है दूर स्थानों के लिए भेजी जा रही, तो हमको हीट लॉस बचाना है, मतलब धारा का मान क्या होगा, कम होगा, और धारा का मान कम होगा तो विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब उच्च विभव तथा नहीं, पहला वाला उच्च विभव तथा निम्न धारा, उच्च विभव तथा निम्न धारा, देखो करंट कम होगी और विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होता है, दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन होगा। तो भाई ये एक दर्पण है और ये इसका नॉर्मल है, और इससे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही, और ये परावर्तित होकर कहाँ चली गई, इधर चली गई। तो अगर हम लोग देखें विचलन कोण, तो हम विचलन कोण कहाँ से मापते हैं, उसके आने वाले पथ से, उसके आने वाले पथ से। तो आ रही थी इधर और चली गई इधर, तो इतना एंगल क्या हुआ, घूम गई, यही हमारा क्या है, विचलन। तो देखें ये सीधी लाइन है 180, जिसमें से 30 और ये 60 निकल गया, तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, 120। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, कह रहा क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु का इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम दूरी कब होती है बच्चा, अगर ये एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण है, और जब हम क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, सी पर रखते हैं, सी मतलब 2F पे, 2F पे रखते हैं, तो जहाँ पर हमारा वस्तु होता है वहीं पे क्या होता है, वहीं पे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब भी बनता है, वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब भी बनता है। तो इस तरीके से हम प्रकाश की किरण लेकर आएंगे, और इस तरीके से ये दोनों एक ही पॉइंट से आएंगी, ये फोकस से आएंगी, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, देखो जहाँ पर वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है,
और जिस जगह पे वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इनके बीच कोई दूरी नहीं है। दूरी नहीं है मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, शून्य है। इनके बीच की दूरी क्या है, शून्य है। तो इस तरीके से एक प्रकाश किरण इधर लेके गए थे, ये फोकस से आ गई, और जो हम फोकस से लेकर आ रहे थे समांतर हो गई। दोनों जिस जगह पर वस्तु है वहीं पर कट करेंगी, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। फिर अगला सवाल है भाई 24 में कह रहा है लाल तथा नीले रंग के प्रकाश की एक संयुक्त किरण किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, दोनों रंगों में क्या होता है। देखें, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है तो ये अपने सभी कलर में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, विबग्योर में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब लाल वाले का विचलन कम होता है और वायलेट वाले का विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखें, लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग में विचलन अधिक होता है, तो ये हमारा क्या है, सही बात है। लाल रंग ऊपर रहता है और नीला रंग कहाँ रहता है, नीचे रहता है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है यदि स्लिटों के अनुपात, यदि यंग के स्लिट प्रयोग में दो स्लिटों का अनुपात 4:9 है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अनुपात होगा। तो कैसे करेंगे भाई, ये स्लिटों का अनुपात दिया है। स्लिटों का अनुपात होता है W1 अपान में W2, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा A1 का स्क्वायर अपान में क्या होता है, A2 का स्क्वायर। और यहाँ से अगर निकालें तो यहाँ से हम लोग निकालें किसका, ये मान दिया है 4:9, ये आ जाएगा हमारा 2:3। 2 रेशियो मतलब A1 अपान A2 का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2:3। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें, हमको निकालना है I मैक्सिमम अपान में I मिनिमम, I मैक्सिमम अपान में I मिनिमम। तो इसका रेशियो अगर देखना चाहें तो ये आता है हमारा I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, ये आता है A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान में क्या आता है, A1 - A2 का होल स्क्वायर। और ये A1 + A2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5I का होल स्क्वायर, और अपान में क्या आ जाएगा, I का स्क्वायर, मतलब 3 - 2 करोगे तो ये आ जाएगा 25/1। तो 25/1 दैट इज हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है, लास्ट सवाल है बच्चा, और इसमें दे रखा है रिवर्स बायस्ड में, पश्च अभिनत में है। तो भाई पश्च अभिनत और अग्र अभिनत हम लोग कैसे समझते हैं, अगर ये डायोड है, अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल से जुड़ा हो और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हो, लोअर पोटेंशियल से। किससे, लोअर पोटेंशियल से। तो ये किस में होता है, फॉरवर्ड अग्र अभिनत में होता है। और अगर इसका पॉजिटिव वाला लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हो और नेगेटिव वाला हायर पोटेंशियल पे हो तो इसको बोलते हैं क्या, पश्च अभिनत। तो हमको पश्च अभिनत देखने के लिए पॉजिटिव वाले को लोअर पोटेंशियल पे है। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये किस में है, फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनत में है। इसमें देखें ये -10 है और ये क्या है, 0 है। तो 0 क्या है, -10 से तो बड़ा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है नेगेटिव वाला, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं जो आपका संडे को बच्चों मॉक टेस्ट हुआ था इसका कोस्ट गार्ड डीबी का, उसमें अरिथमेटिक सेक्शन हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं
यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ बच्चों दिया गया है n नेचुरल नंबर है आपका बच्चों, n प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे जो अब किस संख्या को इसमें लिखा जा सकता है बच्चों, अब आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से, तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले 1 रखो यहाँ पे, 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6 आएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 6, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको कि 3 की पावर बच्चों कितना है 33, यहाँ 33 की पावर कितना आपका 3 है बच्चों। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों कभी भी कोई सी नंबर में कंपेयर करना है तो वहां पे पावर आपको सेम करना है। तो पावर यहाँ पे अगर हम सेम करते हैं बच्चों तो 3 की पावर कितना लाएंगे 11 अंदर लाएंगे, तो यहाँ पे बाहर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ग्रेटर देन क्या बताया जा रहा है 33। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो किसमें, सिर्फ बच्चों 3 की पावर 11 और 33, मतलब 3 की पावर आपका 11 बड़ा होगा किससे बच्चों 33 से। पहला वैल्यू आपका यही लिखा है, पावर अगर सेम हो गई तो उसको हटा दिया करिए। तो मतलब क्या हो गया, पहली वैल्यू आपकी क्या है बच्चों करेक्ट है, मतलब पहला जो आपका है ये क्या है आपका करेक्ट बात लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बच्चों 33 का आपसे क्या बोला गया है क्यूब बोला गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 33 का क्यूब बच्चों बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि 11 का क्यूब 11 3 33, 11 क्यूब भी 1331 हो जाता है। तो ये भी वैल्यू क्या है आपकी सही है बच्चों। यहाँ पे 3 का क्यूब 3 3 का 9 3 27, तो यहाँ पे बच्चों 27 ग्रेटर देन 333, यही आपका क्या हो गया गलत हो गया बच्चों। तो ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा आपका गलत है। तो कौन कौन सा सही है, पहला और दूसरा क्या है आपका सही है। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया 2 अंकों की 2 संख्याओं का मासा तथा बच्चों लासा आपको दिया गया है 16 और 480 है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो यहाँ पे चाहो तो आप देख भी सकते हो, आपको बच्चों क्या दिया गया है SCF दिया गया है, कितना है 16 है। तो 16 तो यहाँ आएगा ही नहीं। यहाँ पे अगर देखते हैं बच्चों ये भी नहीं आएगा 16 से, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 16, ये भी आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो LCM कितना होगा, तो LCM अगर आप निकालते हो यहाँ पे तो 16 चौका कितना हो जाएगा बच्चों 64, और 16 × 5 कितना हो जाएगा आपका 80, और यहाँ पे 16 से अगर आप गुणा करते हो तो देखिए क्या आ जाएगा LCM इतना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 चौका 64 बच्चों, 16 × 5 = 80, यहाँ पे 16 आपका तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 5 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 20, 16 दूनी 32, 320 आ रहा है। अगला देखिए 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, और 16 छक्का कितना हो जाएगा बच्चों 96, और 16 से गुणा करिए, 5 6 कितना आ जाएगा 30, और गुणे कितना आ जाएगा आपका 16, तो 16 3 कितना हो गया 48। बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है a + b का 15%, अब a - b का 25%, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 5 जा, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 3a प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3b = 5a माइनस क्या हो जाएगा 5b। यहाँ पे देखिए 3a इधर कितना हो जाएगा आपका 2a, 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8b हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा। तो यहाँ से आप a, यहाँ से क्या पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा बच्चों, a की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे 4a हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू पूछी जा रही है तो 4b के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे b का परसेंट पूछा जा रहा है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 400% लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर बच्चों हानि होती है। तो आप देखिए जो हमारा हानि होता है वो क्या होता है बच्चों, हानि बराबर क्या होता है CP माइनस क्या हो जाता है SP। अब 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 96 आपका जितने में मुर्गी आती है उतने की हानि हो गई बच्चों। 144 मुर्गी बिकी है तो 144 लेकर आया और 144 मुर्गी क्या किया है इसने बेचा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 144 और इसको इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा आपका 14, और 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा 240, SP आ जाएगा कितना हो जाएगा 144, CP के बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से SP/CP अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 144 बटे कितना आ जाएगा 240, 12 बरहिम कितना आ जाएगा 144, 12 दूनी 24, 4 5 कितना हो जाएगा बच्चों 20, और 4 3 कितना आ जाएगा आपका
12। तो यहाँ पे बच्चों कितने का घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे घाटा हुआ कितना 2 का, 2/5 गुणे कितना आ जाएगा 100, तो 5 दूना 10, 20 दूना कितना आ जाएगा 40। तो 40% का क्या हो जाएगा बच्चों, घाटा हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कोई धनराशि 3 वर्ष में बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, मतलब P से कितना हो जाता है आपका 2P हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे 2 टाइम्स होता है, कितने ईयर लगते हैं 3 ईयर लगते हैं। फिर अगली बार बच्चों 2 टाइम्स होगा तो फिर से 3 ईयर लग जाएगा आपका। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यही पूछा गया है 4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया बच्चों, किसी संख्या को 6, 14, 18, 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्या समान अनुपात में हो जाए बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखते हो 6 1 कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 14 1 15। जो अनुपात इनका होगा 18 1 19, यहाँ पे एक जोड़िए 38 और एक कितना हो जाएगा 39। बिल्कुल बच्चों समान अनुपात में नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 रखो 6 2 8, 14 2 कितना हो गया बच्चों 16। जो अनुपात है वही अनुपात 18 2 20 और 38 2 कितना होना चाहिए बच्चों 40। बिल्कुल 8 1 9 8, 8 दूनी 16, 20 1 9 20, 20 दूनी 40। बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन मिल गया बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, 2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। यह ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है यदि दोनों काम को बच्चों कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 11 सही 1/9 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो बच्चों चाहो तो आप यहां से क्या कर दो कि दोनों लोग काम मिलकर कितने दिनों में करते हैं बच्चों। यहां पे आपका क्या दिया गया है 11 सही 1/9, 11 9 99 और एक कितना हो जाएगा 100/9। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो बच्चों तो यहां पे किसका वैल्यू पूछा गया, बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी के बारे में बात हो रही है। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त करता है, तो मतलब अगर ये यहाँ पे बच्चों ये जो है आपका x दिन लेता है तो इससे 5 दिन पहले x - 5 डेज पहले कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे b अकेले काम को कितने, यही लिखा है a किसी काम को b की तुलना में 5 दिन पहले क्या करता है, समाप्त करता है। अगर हम a ऑप्शन को लेते हैं बच्चों तो यहाँ पे देखिए अगर ये a आपका 15 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए 10 या 30, 15 दूनी 30, 3 2 5 से अगर भाग देंगे 6 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों 6 नहीं है 100/9 है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बच्चों 20 आप लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप 20 लेंगे तो 20 में से 15 निकालिए कितना आ जाएगा, 20 में से 5 निकालिए कितना आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 20 3 कितना आएगा काम आपका 60 आ जाएगा। 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 20 3 60, 4 3 7, 60 बते कितना आ जाएगा 7, वहाँ पे 100 है बच्चों, ये भी नहीं हो पाएगा। 25 अगर आप रखते हो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 20 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से एलसीएम जब लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 5 4 कितना आ जाएगा बच्चों 9। बिल्कुल 100/9 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पे 25 आपका करेक्ट हो जाएगा। और चाहो तो बच्चों आप आसानी से कर सकते थे, यहाँ पे ए आप यहाँ पे दिया गया है, ए का काम कितना हो जाएगा 1/x - 5 और बी का काम कितना हो जाएगा बच्चों 1 दिन का, यहाँ पे x हो जाएगा। और ये लोग कितने दिनों में करते हैं 100/9, मतलब 9 बटा कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। चाहो तो आप x की वैल्यू यहाँ से पुट करके निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि एक कार द्वारा 2 घंटों में कितना चलता है, ये 33 किलोमीटर। अब बच्चों क्या हो जाएगा 333 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर आ जाएगा बच्चों। आपसे किस में वैल्यू पूछी गई है, मीटर पर सेकंड में पूछी गई है। तो मीटर पर, किलोमीटर से आपको किस में बनाना है बच्चों, मीटर में बनाना है, तो क्या कर दोगे आप 5/18 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाता है आपका मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे आप कैंसिल कैसे करेंगे, 3 1 1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखिए 3 6 कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6 आ जाएगा। 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका 6, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक आपका 9, 3 से कितना आ जाएगा 21। फिर यहाँ पे बच्चों आप देखिए 5 से कितना आ जाएगा 35, फिर 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15, 3 कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 दूनी कितना बच्चों 4। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16, फिर कितना बचेगा आपका 2 4 6 24, फिर एक बचेगा बच्चों 0.25 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन आपका 46.25।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि 222 से ले और 222 और 250 के बीच कि सभी सम संख्याओं का औसत पूछा गया है बच्चों। तो इसके बीच पूछा गया है, इसके बीच में 222 के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 200 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 224 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 224, फिर कितना आ जाएगा आपका 226, फिर 200 कितना हो जाएगा 200 आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 226, 200 आपका 28, 200 आपका 30, 200 कितना हो जाएगा बच्चों 32, 200 आपका कितना आ जाएगा 34, 200 आपका कितना आ जाएगा 36, 200 कितना हो जाएगा 38 और 200 कितना हो जाएगा आपका 40। यहाँ से आप जो है कहाँ तक निकालेंगे, 200 आपका कितना आ जाएगा 240 हुआ बच्चों, और 200 कितना हो जाएगा 42, 200 आपका कितना हो जाएगा 44, 246, 200 कितना हो जाएगा आपका 48। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आप चाहो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते, a प्लस एन आपका डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब बीच में बिल्कुल जो बच्चों आएगा वो आपका एवरेज होगा, तो 3 आपका 2 कितना हो गया आपका 4 इधर से काट दीजिए, और 2 बच्चों ये और 2 4 इधर से काट दीजिए। फिर अभी क्या बचा हुआ है आपका, जो बचा हुआ है 2 इधर से काटिए, 2 इधर से काट दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों 236 आपका बचा हुआ है, यही आपका एवरेज हो जाएगा। दूसरी चीज बच्चों क्या है आपका, मैंने क्या बताया, कभी भी आपका एपी सीरीज दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आप क्या करिए, पहला पद और अंतिम पद डिवाइड बाई क्या करते हैं 2, ये हमें क्या बता देता है बच्चों, एवरेज बता देता है। तो यहाँ पे पहला पद मतलब 222 है, उसके आगे की क्योंकि बीच में लेना है बच्चों तो 200 कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, प्लस अंतिम वाला देखो बच्चों 250 है, इसके बीच लेना है, इसके पहले कितना आ जाएगा 248 बटा कितना कर देंगे बच्चों 2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 चौक 8, तो देखिए 4 2 कितना आ गया 6, 2 1 कितना हो गया 3 और 1 1 कितना हो गया 2। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते थे कितना 236 आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों 2 समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया, यहाँ पे दिया गया है बच्चों। अब साइड का जो रेशियो होता है बच्चों a1/a2 वो क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल अगर दिया गया है यहाँ पे a1/a2 मतलब क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हम लोग साइड का रेशियो निकल जाता है। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 3 या यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से, अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया आपको, किसी कमरे की ऐसे आपको दिया गया लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, मतलब ये x है तो x प्लस 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया यदि लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है। नेक्स्ट में क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया है, यदि लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है तो मतलब यहाँ पे कितना जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। अब तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। फिर बच्चों इसका जो क्षेत्रफल क्या है अपरिवर्तित रहता है, कहने का मतलब आपका जो है एरिया इक्वल तब भी रहता है। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा बच्चों 20x, यहाँ से बराबर है ये बच्चों किसके साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गुणा करिए x स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 10x और ये 5x कितना हो जाएगा आपका 15x और 10 बचे कितना हो जाएगा बच्चों 50। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हुआ, 15 यहाँ 5x आ जाएगा, ये 50। यहाँ पे देखिए आपका 5 से 5 कैंसिल हुआ, x बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब क्या पूछा गया बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल पूछा गया है तो यहाँ पे रख दो, इसकी वैल्यू 10 है, 20 10 कितना हो गया इसका 30, 30 दहा में कितना आ गया बच्चों आपका 300 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखो, यहाँ पे दिया गया बच्चों की एक आयत का क्षेत्रफल कितना है आपका 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप कितना दिया गया आपका 34 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया x गुणे y कितना आ जाएगा आपका 60, क्षेत्रफल की बात होगी 2x परिमाप की 2x प्लस y कितना दिया गया आपका 34, तो x प्लस y की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो 17 आ जाएगी। तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो ये क्या है बच्चों 12 25 60 और 12 5 क्या हो गया आपका 17, दो वैल्यू एग्जैक्ट आपकी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है तो उसके विकर्ण की लंबाई, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐसा कुछ होगा आपका विकर्ण,
होगा तो डायग्राम ये पूरा आपका एक जो है, फिर यहाँ पे क्या दिया गया 12 है, ये 5 है बच्चों, ये ट्रिपलेट के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 13। यहाँ से आप पाइथागोरस लगा दोगे तो आसानी से 5 12 पर 144 और 5 × 5 = 25 169 आएगा, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम का, अगर कभी भी कोई चीज कट रहा फट रहा मतलब दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है बच्चों, हमेशा उसका वॉल्यूम क्या होता है इक्वल होता है, और वॉल्यूम का रेशियो हम ले लेंगे तो उतने नंबर ऑफ जो आपसे छोटी वाली वैल्यू है वो उतने पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 दिया गया है तो बच्चों क्या करोगे 15 × 15 × 15 इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 × 3 × 3 इसका भी वॉल्यूम आ जाएगा छोटे वाले का। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 5 और 5, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 125 पार्ट आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। यहाँ पे दिया गया है 25 सेंटीमीटर व्यास। अब बच्चों अगर ये व्यास दिया गया है तो आप पता है रेडियस कितना हो जाएगा आपका, इसका आधा 25/2 हो जाएगा। वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है, 11 लीटर पानी निकाला गया बच्चों, 11 लीटर पानी निकाला गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों लीटर का कन्वर्जन कैसे होता है। अगर हम 1 मीटर का हौज बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे टंकी बनाई जाती है 1 मीटर की, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 लीटर की अगर आप टंकी 1 मीटर की टंकी बनाते हैं, लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तो इसमें बच्चों जितना आप वाटर रखोगे वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका 1000 यहाँ पे क्या आ जाएगा लीटर के इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप बोलोगे 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100, तो यहां से कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1000 लीटर के बराबर होगा बच्चों। यहां पे 30 अगर आप कैंसिल करते हो तो यहां पे देखिए जो आपका 1 लीटर है बच्चों वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये चीज हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों 11 लीटर पानी निकाला जाता है, तो 11 लीटर पानी जो बच्चों निकाला जाता है वही आपका वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। 11 लीटर पानी का मतलब क्या हो गया बच्चों 1 लीटर में कितना आएगा, 1 लीटर में कितना हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर, आपका कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आप सॉल्व करोगे बच्चों कि πr² आपका वॉल्यूम हो जाएगा बेलनाकार के लिए, आपका क्या है सिलेंड्रिकल है, तो पाई आपका कितना हो जाएगा बच्चों 22/7 πr² बच्चों, r कितना हो जाएगा आपका 25/2 गुणे 25/2 πr²h। h आपका बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट, यही पूछी गई है। अब यहाँ पे कितना कम होगा जल स्तर में यही आपका हाइट बताएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 11 दूनी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 2 पचे कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पचे कितना हो जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 4 चौक 16 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, तो 16 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 112 बटे कितना हो जाएगा 5। यहाँ से ये हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 2 बचेगा 2/5 आ जाएगा। तो 22 सही 2/5 सेंटीमीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे ए बी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछे गए थे। इसी तरीके से अगर आप चाहते बच्चों आगे की क्लास जो है आपकी कंटिन्यू हो, इसी तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाए, तो हमारे साथ जुड़िए बच्चों ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्शन वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर
कंप्यूटर फैसिलिटीज़ के माध्यम से, स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कर्षि क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका सिंह, फैकल्टी ऑफ अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। और बच्चों, जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, आज हम उसके रीजनिंग के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है कि अगर 321 के बाद 301 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितना? यहाँ का डिफरेंस हो गया बच्चों आपका, यहां का डिफरेंस हो गया आपका 20। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, जो कि नेक्स्ट टर्म हमें नहीं पता है। नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस, फिर नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस, और यहां पे आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां पे आपका डिफरेंस आ रहा है 160। और जब यहां का डिफरेंस 160, तो यहां से क्या डिफरेंस हम कैसे देख सकते हैं भाई? 281 अगर यहां पे होता तो यहां का डिफरेंस 100 होता, तो वो हमें सूटेबल लग नहीं रहा। अब 161 हो नहीं सकता, क्योंकि इससे कम तो आएगा नहीं, क्योंकि सीरीज कैसी है? डिक्रीजिंग सीरीज है। अगर आप बच्चों इसको सेट करेंगे 261, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही 261 आएगा तो यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा 40 और यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा 80। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, राइट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगले सवाल में क्या हुआ है कि अगर बोला गया है टायर्ड को लिखा गया है 56, तो टायर्ड को देखते हैं। टायर्ड को अगर लिखा गया है 56, तो टी का पोजीशन कितना होता है? 20, I9, R18 और E5 और D4। तो ये 9, 9, 9 यानी कि 27, ये 18 प्लस 18 और प्लस 20 दैट इज 56। यानी सबका सम अप करेंगे तो आपका कितना आएगा? 56 आएगा। सिमिलरली अगर आप ब्रेन को ऐड करेंगे, तो ब्रेन की पोजीशन, बी का पोजीशन 2, आर का 18, A1, I9, N14, इसको सम अप करेंगे आप तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 44। अब आपसे पूछा गया है लेजी का कितना आएगा? LAZY, L का कितना है? 12, A1, Z 26 और Y 25। जब इसको हम ऐड करेंगे एवरीवन, तो ऐड करने पे क्या होगा? ये 11 प्लस 3 14, दैट मीन्स 4 प्लस 1 6। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है आपका? 61, दैट इज ए, राइट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डाइस के सवाल में आपसे ऑपोजिट पूछा गया है 3 का ऑपोजिट हम देखते हैं। किसी भी दो डाइस को अगर देख लेते हैं तो अगर वहां से निकल सकता है तो ठीक है। आप जब बच्चों यहां से 1 और 4 की डाइस को देखेंगे तो यहां पे क्या है? यहां पे आपका 2 और 4 और 2 और 4 कॉमन है। आपसे 3 का पूछा गया है, ये 2 सरफेस कॉमन की कंडीशन है, राइट। तो 3 का ऑपोजिट क्या हो गया? 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में क्या क्या है? मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा, मतलब इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है? भास्कर। और किसको करा रहा है? आशा को। उसने कहा कि उसका पिता यानी आशा के फादर जो है, फादर को ट्रायंगल में बंद कर देते हैं, आशा के फादर मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। यानी कि भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र भास्कर ही होगा। यानी यहां पे कौन आएगा? भास्कर। यानी वो अपनी ही बात कर रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी खुद भास्कर इकलौता, यानी और कोई भाई तो होगा नहीं, यानी भास्कर ही। तो आपसे पूछा आशा का भास्कर से संबंध क्या है? आशा क्या लगेगी भास्कर की? आशा लगेगी पुत्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स फिर से हम मार्किंग करनी पड़ेगी। यहां पे हमने देखा, अगर हम लिख लें सी की पोजीशन 5, ई की 6 और जेड की 25, राइट, ई की 5 और जी की 7, एक्स की 24। तो यहां से अगर हम पहले को दो को ही कंपेयर करें, सी की 3, तो 3 से 2 पे गया
+2 किया है, और 6 से 7 गया है, +1 किया है, +2 किया है, और यहाँ से 25 से 24 किया है तो माइनस 26 से 24 पे आया तो -2 किया हुआ है, राइट। अगर हम E, G, X और H, I, U इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं तो आपको क्लियरली सारी चीजें आपको यहां से दिख जाएगी। यहां पे बच्चों क्या C3, F6, Z26, E5, G7, X24 और यहाँ H8, I9, U21, J10, L12, S19, M13, P16 और यहाँ पे 16 आपसे नेक्स्ट पूछा हुआ है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ है +2, यहाँ पे क्या किया इसने +3, फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे किया है, फिर +2 एंड देन अगेन +3। तो यहाँ पे अब फिर से क्या होगा +2 यानी 15 आना चाहिए। 15 का मतलब क्या O, राइट, पहला लेटर O आना चाहिए, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, F के बाद अगर हमने सेकंड टर्म कंपेयर कर लिया तो वही आंसर हो जाएगा। तो F के बाद 7 तक गया है यानी +1 किया है, 7 से 9 पे गया है यानी कि +2 किया है, फिर 9 से 12 पे गया है यानी कि +3 हुआ है, फिर 12 से 16 पे गया है यानी +4 किया है, यानी अब +5 करेगा और 16 में +5 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 21 किसका होता है आपका U का, 21 U का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप दूसरे वाले को भी कंपेयर करते तो यहां से आप देखते हैं कि -2 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर कितना हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर -2 होगा, -2 का मतलब 14 आना चाहिए जो कि n होगा, राइट। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें काउंट करने हैं। लेट्स सी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे इसमें। हमने इसको काउंट किया, पहले ये जो स्टार टाइप का फिगर बन रहा है इसको देख लेते हैं। एक ट्राइंगल स्मॉल ये 1, फिर एक बिग यहाँ पे 2, सिमिलरली यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक बड़ा 4 हो गया। अब जब ये 4 हो गया तो इस ट्राइंगल को देखा हमने, यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। अब 4 के बाद इसको हमने देखा, ये हो गया 5 और ये वाला ट्राइंगल हो गया 6 और यहाँ पे ये ट्राइंगल 7, ये ऊपर वाला ट्राइंगल बच्चों 8, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला 9 और ये जो ब्रेस्ट ट्राइंगल है ये हो गया 10। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सी इज करेक्ट। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 10। अगले फिगर पे चलते हैं, मिरर इमेज का क्वेश्चन। मिरर इमेज के क्वेश्चन को मैंने हमेशा बताया बच्चों कि मिरर के जो जितने पास होगा वही उतनी ज्यादा पास उसकी इमेज बनाएगा। तो लेट्स सी, मिरर इस साइड प्लेस है तो यानी इसकी जैसे ही इमेज यहाँ पे ये है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ पे जैसे इमेज बनेगी क्या स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। सिर्फ एक फिगर अभी हमने ऑब्जर्व किया, बाकी और अभी आप कुछ नहीं देखेंगे। आपने कहा नीचे यहाँ स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं किस फिगर में नीचे स्क्वायर है। यहाँ तो सर्कल है, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी सर्कल है, नहीं होगा, यहाँ पे भी सर्कल नहीं है, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। स्क्वायर क्या, डायमंड, राइट। क्या यही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे सर्कल मिलेगा, क्या यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, राइट। यहाँ पे किसी में भी सर्कल नहीं मिल रहा, यानी ये तीनों ऑप्शन होंगे, नहीं होगा कौन सा ऑप्शन, डी, राइट। अगली तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स पेपर फोल्डिंग का है। पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन को मैंने हमेशा बताया कि मिरर इमेज के कंसेप्ट से करते हैं। मिरर इमेज के कंसेप्ट में अगर ये डॉट यहाँ किया हुआ है तो ये डॉट यहाँ आएगा, रिवर्स में आप पॉइंट आउट करते जाइए, यहाँ डॉट है, इसको आप मिरर कंसिडर करेंगे तो डॉट कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ। अब फिगर को नीचे साइड फोल्ड किया गया था यानी जस्ट इसको ऊपर खोला जाएगा, यानी इसकी मिरर इमेज यहाँ पे पास में और इसकी मिरर इमेज यहाँ पे दूर। फिर पेपर को इस साइड आप खोलेंगे इस मिरर के अराउंड, यहाँ पे क्या फिगर बन गया आपका ये, और इस मिरर के अराउंड जब आप फिगर खोलेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये रिजल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ, और किसी ऑप्शन में नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question, what about question number 9? This is a question of embedding figures, right? Embedded figures का क्वेश्चन, फिगर का क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पे इस फिगर को इन फिगर्स के अंदर ढूंढना है। क्लियरली हमें दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपने देखा सी में, ऑप्शन सी में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये छुपा हुआ है ये फिगर, राइट, और किसी फिगर में ये आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं रीजनिंग का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में इसको फिगर कंप्लीशन का है, तो फिगर कंप्लीट करना है। फिगर कंप्लीशन का मतलब बच्चों यहाँ पे जब मैंने बोला या तो इसका मिरर इमेज आता है या तो इसका मिरर इमेज आता है। इसका मिरर इमेज ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज आपका यहाँ पे आएगा। अब इसको कंप्लीट करेंगे तो आप ये यहाँ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा, ये ट्राइंगल ऐसे आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये क्लियर नहीं बना है, एक सेकेंड। यहाँ से ऐसे आएगा एंड देन ये, और ये आपका जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपका फिगर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये आंसर्स आपने भी करेक्ट किया और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। जय हिंद एवरीवन। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। यूर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कलसी क्लासेस। आइए आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेजर कलसी परिवार में। आइए आज कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, जो बेहतर क्वेश्चंस लेकर के आया है मेजर कलसी परिवार, उसकी कुछ एक व्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी, मंदारिन जिसको बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर। कहाँ पे बेटा? सोनपुर में। नेक्स्ट, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली कहाँ का नृत्य है बेटा? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का बेटा? आंध्र प्रदेश का। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है लगभग? अगर मानव मस्तिष्क के वजन की बात करेंगे तो 1400 ग्राम। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा साहब है। कौन है बेटा? सुशील चंद्रा। ठीक है, तो आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक। 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे, साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।